डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू ऑफ बफर मिक्सचर या हेंडरसन इक्वेशन। बफर मिश्रण का पीएच यानी एसिडिक और बेसिक बफर दोनों का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एसिडिक बफर मिक्सचर के लिए देखिए, फिर हम लोग बेसिक बफर के लिए देखेंगे, एसिडिक बफर के लिए मान लीजिए कि जो दिया हुआ बफर सॉल्यूशन है, जो गिवन बफर सॉल्यूशन है वो एसिटिक एसिड, वीक एसिड और सोडियम एसीटेट इसके एक्वस सॉल्यूशन का मिक्सचर है। तो ये वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, इसका जो है डिसोसिएशन बहुत कम होगा। ये लेस आयोनाइजेशन शॉर्ट में लिखा है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा। तो इसका जो है कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। ये पूर्ण वियोजित होगा विलयन में। और फिर फर्दर यहाँ पे जो है एसीटेट के कॉमन आयन, एसीटेट के सम आयन प्रोड्यूस होंगे, जिसके कारण ये फर्दर जो है इसका डिसोसिएशन आगे, फिर इसका वियोजन जो है और भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस बफर सॉल्यूशन में अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड और कंप्लीटली डिसोसिएटेड सोडियम एसीटेट, पूर्ण वियोजित सोडियम एसीटेट प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, एसिटिक एसिड का जो वियोजन साम्य है, उसके लिए ठीक के लिए जो है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार ये लिखा जा सकता है। यहाँ से हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिख सकते हैं Ka इंटू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसीटेट आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ से देखिए सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसका पूर्ण वियोजित होता है। तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी, जो इसकी सांद्रता होगी, वही इसकी भी सांद्रता होगी। तो अगर जैसे इसका कंप्लीट डिसोसिएशन है, अगर 1 मोल लिया गया तो ये भी 1 मोल ही फॉर्म होगा। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। तो हम इस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन की जगह हम इस साल्ट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। सिंस एसीटेट आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स सोडियम एसीटेट कंसंट्रेशन एंड तो यहाँ पे, और ये एसिटिक एसिड जो है इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। तो हम यहाँ पे जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, उसको ले सकते हैं एसिटिक एसिड के। तो एसिटिक एसिड में क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी,
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट से ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह जो भी एसिड लेंगे वीक एसिड उसकी कंसंट्रेशन, और इसकी जगह हम साल्ट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू KA इंटू एसिटिक एसिड। तो ये एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन सोडियम एसीटेट के बराबर होगी। सोडियम एसीटेट क्या है? साल्ट। तो साल्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। अब इसी में बोथ साइड दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये डेफिनीशन से हो जाएगा पीएच के। इसकी जगह हम लिख सकते हैं PKA और ये माइनस साइन है तो लॉग ए बाई माइनस लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू जो है लॉग बी बाई ए होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग साल्ट बाई एसिड। यही एसिटिक बफर के लिए हमारा हेंडरसन इक्वेशन है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी? ये CH3COO माइनस कंसंट्रेशन के। और ये क्या है? इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। तो इसी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार। तो ये दोनों इसके हेंडरसन इक्वेशन। एसिड की कंसंट्रेशन दी होगी, मोलरिटी गिवन होगी, वो रख देंगे। साल्ट की कंसंट्रेशन दी होगी, रख देंगे। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा, पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सेकंड केस देखते हैं। बेसिक बफर, क्षारीय बफर विलयन के लिए। मान लेते हैं कि जो हमारे पास बेसिक बफर दिया है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का मिक्सचर है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसका आयोनाइजेशन खुद ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, ये बहुत कम आयनित होगा। और अमोनियम क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, पूर्ण वियोजित होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन इसका होगा, पूर्ण वियोजन होगा। और यहाँ पे NH4 प्लस के कॉमन आयन, सम आयन उत्पन्न होंगे, जिसके कारण इस वीक बेस का डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन और भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी ये ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड
फॉर्म में रहेगा, ये जो है लगभग अवियोजित अणुओं के रूप में रहेगा। अब इसमें जो आपका वीक बेस है, तो वीक बेस के डिसोसिएशन पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दीजिए। इस दुर्बल क्षार के वियोजन साम्य पे, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम पे जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, KB इज इक्वल टू NH4 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NH4OH कंसंट्रेशन। यहाँ से हम OH माइनस आयन कंसंट्रेशन लिख सकते हैं KB इंटू NH4OH कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NH4 प्लस कंसंट्रेशन। अब यहाँ से देखिए ये ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड रहता है, तो ये जो बेस की कंसंट्रेशन है वो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट से ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। तो यहाँ पे NH4OH कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, NH4OH की प्रारंभिक सांद्रता। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसका पूर्ण वियोजन होता है। तो जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन इसकी होगी। स्टाइकियोमेट्री से भी देखेंगे तो 1 मोल से 1 मोल ही फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे NH4 प्लस की कंसंट्रेशन को हम NH4Cl की कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट लिख सकते हैं। और ये चूँकि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही होगा, तो इसको जो है हम कंसंट्रेशन ऑफ जो है बेस लिखा जा सकता है, जो क्षार जो लिया गया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। OH माइनस आयन ये आ जाएगा KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाई ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब इस इक्वेशन में बोथ साइड लॉग ले लीजिए और उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन माइनस लॉग KB माइनस लॉग ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब इसी को ये डेफिनेशन से POH के इक्वल होगा, ये हो जाएगा PKB के इक्वल। और ये माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रीअरेंज कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, pH, और pH इज इक्वल टू होता है 14 माइनस POH। तो हम क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू 14 माइनस ये पूरा टर्म एक अनदर ब्रैकेट में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और यहाँ पे जो साल्ट है NH4 प्लस वो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, इस क्षार का संयुग्मी अम्ल है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू 14 माइनस
pKb प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जो भी बेसिक बफर होगा उसके बेस की कंसंट्रेशन। तो ये हेंडरसन इक्वेशन। अब इसके बाद इसमें बफर सॉल्यूशन के बारे में जो कुछ फैक्ट, अगर बफर सॉल्यूशन को हम एयर में खुला छोड़ दें या उसमें कुछ वाटर ऐड कर दें, वायु में खुला छोड़ दें या उसमें कुछ पानी मिला दें, तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। अगर हम बफर सॉल्यूशन में जो है वाटर ऐड कर दें तो पीएच तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता बदल सकती है। तीसरी चीज़, किसी भी बफर सॉल्यूशन में जो है मोर एसिड और मोर साल्ट, यानी जितना ज़्यादा एसिड और जितना ज़्यादा साल्ट मिलाएंगे, या किसी भी बफर सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा बेस और साल्ट होगा, यानी जो ये रेशियो है साल्ट बाय बेस या साल्ट बाय एसिड, ये रेशियो जो है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उसकी बफर कैपेसिटी उतनी ही अधिक होती है। और कंसंट्रेटेड जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग बफर एक्शन होता है, उनकी बफर क्रिया जो होती है वो प्रबल होती है, जो सांद्र बफर विलयन होते हैं। और जितने भी बफर सॉल्यूशन हैं उनकी रिजर्व एसिडिटी और बेसिसिटी होती है, ये आप लोगों को पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी भी बफर विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता सुरक्षित रहती है। इसका मतलब आप जानते हैं, यानी उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, उसका पीएच जो है चेंज नहीं होता है। और स्मॉल क्वांटिटी में जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर जो है बहुत स्मॉल चेंज होता है। जनरली 1:10 रेशियो पे अगर हम एसिड और साल्ट का रेशियो 1:10 कर दें बाई एडिंग एसिड और साल्ट किसी भी बफर में, तो 1 यूनिट पीएच चेंज होता है। इन जनरल ये ऑब्जर्व किया गया है, यानी पीएच में जो है 1 यूनिट चेंज करने के लिए, यानी pKa की वैल्यू को जो है अगर हम ±1 यूनिट करना चाहेंगे तो साल्ट या एसिड की कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्ष 10 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा, तब 1 यूनिट का जो है वो चेंज आएगा। अब आ जाइए बफर विलयन की बफर क्षमता, बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन की बफर क्षमता तो बफर विलयन की बफर क्षमता जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू
change the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit. The number of moles बफर कैपेसिटी जो होगी वो बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सोल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द pH of 1 liter buffer solution by 1 unit is known as buffer capacity of that buffer solution. यानी किसी भी बफर विलयन की बफर क्षमता उसके 1 लीटर विलयन में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मूलों की वह संख्या है जो उसके pH मान में इकाई परिवर्तन कर दे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बफर कैपेसिटी जो होगी ये होगी मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 liter of buffer solution divided by change in pH यानी बफर क्षमता जो होगी वो होगी 1 लीटर बफर विलयन में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोल डिवाइडेड बाई pH में परिवर्तन, pH में परिवर्तन डेल्टा pH भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये उसकी बफर कैपेसिटी कहलाता है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी बफर सॉल्यूशन में अगर एसिड या साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो या बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो तो उस कंडीशन में वो जो है उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। बफर कैपेसिटी जो होगी वो मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम कब होगी, जब एसिड की कंसंट्रेशन साल्ट के बराबर हो या अगर बेसिक बफर है तो बेस की कंसंट्रेशन साल्ट के बराबर हो तो उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। अगर एसिड या बेस की कंसंट्रेशन साल्ट के कंपैरिजन में जो है मोर या लेस हो जाए तो उसकी बफर कैपेसिटी कम होगी। यानी अम्ल या क्षार की, जैसा भी बफर विलयन हो अम्लीय या क्षारी, तो उसमें अगर अम्ल या क्षार की सांद्रता जो है वो कम या अधिक हो जाए किससे, साल्ट से, लवण से, तो उसकी बफर क्षमता कम हो जाएगी। अब जितनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी एसिड और साल्ट की एसिडिक बफर में या बेसिक बफर में बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन जितनी ही ज़्यादा होगी उसकी बफर कैपेसिटी भी, उसकी बफर क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अब अगर जो है इसमें जो आपका हेंडरसन इक्वेशन है उसमें जो एक टर्म आता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय साल्ट या साल्ट बाय एसिड या कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय साल्ट या इसका रिवर्स, ये टर्म आता है। तो इसमें
अगर इसका रेशियो जो है वो सेम है तो ऐसे बफर का जो pH होगा, pH ऑफ सच बफर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अगर ये सेम है, रेशियो जो है एसिड और साल्ट का जो है अनुपात अगर समान है तो ऐसे बफर विलयन का जो pH मान है वो इसके आयतन पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, इतनी चीज़ और ध्यान रखिएगा। और बफर सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, आप जानते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होता है, आमाशय का रस, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। वो जो है उसमें pH 1 से 2 के बीच एसिड का मेंटेन रहता है। इसी तरह से ब्लड में, रक्त में जो है सोडियम कार्बोनेट और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड और HCO3 माइनस या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। इससे ब्लड का pH जो है 7.4 कंट्रोल रहता है। इंटेस्टाइन जूस जो होता है वो भी जो है बेसिक मीडियम में होती हैं जनरली, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल यूज़ भी बफर सॉल्यूशन का होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में जो है आपका ये फूड सब्सटेंस जो होते हैं, खाद्य पदार्थ, इनके प्रिजर्वेशन में भी जो है इसका यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन बना करके। और बहुत से जो रेडिकल्स हैं, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट, बोरेट हैं, इंटरफेरेंस रेडिकल होते हैं, ये बाधा मूलक कहलाते हैं। इनके रिमूवल में बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सॉइल का, मिट्टी का pH भी जो है कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, तो वो भी बफर मैकेनिज़्म से ही कंट्रोल होता है, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप के लिए, फसल की अधिक मात्रा के लिए। ठीक है, इसी आधार पे जो है हम फर्टिलाइज़र उर्वरक का चुनाव करते हैं कि किस मिट्टी में जो है कौन सा हमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। इसके अलावा ये पेपर, डाई, पेंट हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फूड इंडस्ट्री, इन सब में भी जो है बफर सॉल्यूशन का बहुत यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।